कमरे का सन्नाटा सबको अखर रहा था, पर कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। शिखा 2 बार दरवाजे तक आकर लौट आई थी और सिकुड़कर रसोई के दरवाजे के पास ही चौकी पर बैठ गई थी। बाबूजी ने फिर टांगे फैलाकर रजाई ठीक की, थोड़ा खांसे और फिर करवट बदल लेट गए। क्या टाइम हो गया है? माँ अंदर से ही बोली। शिखा अभी टाइम देखकर गई थी, सो उसे उठकर देखने जाने की ज़रूरत नहीं थी। 10:30 हो गए माँ। पता नहीं ये कहाँ रहता है इतनी देर रात गए तक। खबर तक करने की फुर्सत नहीं होती साहबजादे को, बाबूजी बड़बड़ाए। अपने दोस्त के यहाँ जाने को कह रहे थे भैया, शिखा बचाव करती सी बोली। पर इतनी रात गए तक पता नहीं, मन कैसा कैसा तो हो रहा है। बब्बल के ससुराल वाले दिन रात पीछे पड़े हैं बेचारे के, माँ अनमनी सी बोली। फिर कोई बात हुई क्या? बाबूजी शंकित से बोले। कल कह रहा था जीजाजी का बड़ा भाई उसके बैंक के बाहर खड़ा उसके स्टाफ के किसी आदमी से बतिया रहा था। उसे देख मुंह दूसरी तरफ कर सिगरेट सुलगाकर बड़ी देर तक खड़ा रहा, जब तक वह वहाँ से चला नहीं आया। माँ ने कल की बात का ब्यौरा दिया। बाबूजी का दिल बैठने लगा। बेटी की याद से दिल मरोड़ खाकर रह गया और कुछ भी न कर पाने के कारण हताश से हुए सिर्फ इतना बोले, कह दो इसे छोड़ दे इन हत्यारों के चक्कर। क्या मिल गया पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर? सब साले मिले होते हैं। अपनी जान के पीछे दुश्मन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी ज़ोर से चीखने की आवाज़ के साथ कुछ आवाज़ें उभरी और ऐसे लगा किसी ने दरवाजे को धकियाया हो। सब एकाएक किसी अनहोनी के भय से सशंकित हो दरवाजे की ओर देखने लगे। तभी सामने वालों के ऊपर की खिड़की भड़भड़ाकर खुली और सबने राहत की सांस ली। ओह, वर्मा फिर अपनी बीवी से झगड़ रहा है। जान ही निकल गई 1 मिनट के लिए तो, माँ बोली। बाबूजी थोड़ा आवेश में आकर उठ बैठे। मैं पूछता हूँ क्या मिल रहा है इसे उन चंडालों से दुश्मनी लेकर? हमारी बेटी तो मार ही डाली कसाईयों ने। एक ही बेटा है, वह भी जान हथेली पे लिए घूमता है। उनके अगेंस्ट साजिश करेगा तो वे बख्शेंगे इसे? तभी दरवाज़ा खटखटाता है कोई। शिखा करीब करीब भागकर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। भैया इतनी देर कर दी? कहा नहीं था मैंने रवि के यहाँ जाना है? नन्हे था ये। वो तो शाम को जाना था, अब 10:30 से ऊपर हो गया है टाइम। उसे लेकर जाना था कहीं, काम था ना? कहते कहते उसने एक निगाह सब पर डाली। थोड़ा अचकचा गया नन्हे। सब अजीब अजीब सी निगाहों से उसे देख रहे थे और चुप थे। आप सबको क्या हो जाता है? थोड़ी देर ही तो हो गई, तो क्या हो गया? कहीं काम से चला गया था? कौन से काम से गया था ये भी तो बता। बाबूजी की आवाज़ अनायास तीखी हो गई। वो माँ को तो बताया था, एक महिला समिति वालों ने बुलाया था। बब्बल के ससुराल वालों के बारे में पूछताछ कर रहे थे और पूरी घटना का। माँ ने बीच में काट दिया। अब कोई क्या कर लेगा? मेरी बच्ची तो मारी गई पराए हाथों। मत जलाओ मुझे उसका नाम लेकर। माँ धीरे धीरे सुबकने लगी। नन्हे थोड़ी देर चुपचाप माँ को देखता रहा, फिर अचानक ताव में आ गया। रोकर मुझे कमज़ोर मत करो माँ, मैं उनकी दीवारों की जड़ें हिला दूंगा। चैन से जीने नहीं दूंगा उनको। आज जो स्टेटमेंट मैंने और रवि ने दी है, देखना महिला समिति वाले कैसे उनका बाहर निकलना बंद कर देते हैं। फिर याद रखेंगे कैसे किसी को जिंदा जला दिया जाता है। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब। कहते कहते नन्हे ने कमीज़ उतारकर एक तरफ फेंकी और जूते खोलने लगा और बड़बड़ाता रहा, समझते क्या हैं साले अपने आप को? मरते वक्त तो बेचारी बेसहारा थी। कितनी तड़पी होगी मेरी बच्ची, कैसे चिल्लाई होगी, किस किस की मदद मांगी होगी। कोई कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। माँ बिलखने लगी। बाबूजी असहाय से उसे देखते रहे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, ऊपर वाला देगा सजा लक्ष्मी, ज़रूर देगा। माँ का बिलखना धीरे धीरे धीमा होता हुआ एक विवशता की तरह बुझने लगा।
शिखा खाना लगाकर ले आई। नन्हे चुपचाप खाने लगा। कोई कुछ नहीं बोला। रात के सन्नाटे में छोटी छोटी खटर पटर भी बड़ी आवाज़ें लगने लगी थी। नन्हे थाली सरकाकर वहीं चारपाई पर लेट गया और छत को ताकते ताकते बोला, माँ, महिला समिति वाले कहते हैं हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह तो क्राइम बढ़ता जाता है। कल 2 लेडीज़ आएंगी तुम्हारे पास, तुमसे बात करेंगी। तुम घबराना मत। जो कुछ हुआ और जो तुम्हें मालूम है सच सच बता देना। फिर देखते हैं, कुछ तो होगा ही। हम अपनी बहन की मौत का बदला ज़रूर लेंगे माँ। कहते कहते नन्हे का स्वर भीग गया। माँ ने नन्हे की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप उठी, रसोई में बर्तन इधर उधर सरकाए, बत्ती बंद की और आकर लेट गई। सन्नाटा और गहरा हो गया। चुप्पी और तीखी हो गई। माँ का इतना लंबा इंटरव्यू लिया था महिला समिति वालों ने दिया था। फिर 100 रुपया भी माँ ने दिया था। कहीं रिपोर्ट लिखवाने के लिए किसी आदमी को भेजना था। कोई लेटर लिखकर प्राइम मिनिस्टर को भी भेजना था, उसके टाइपिंग और पोस्टल चार्जेस भी। महिला समिति की कुछ महिलाएं आज पुलिस चौकी पर धरना देंगी। कुछ पुरुष भी होंगे। बब्बल के ससुराल के पड़ोस के 2-4 लोग आने को तैयार थे। वो तो गवाही देने को भी तैयार हैं। नन्हे उन्हें स्कूटर पर ले आएगा, ये तय हुआ था। कुल मिलाकर 200-300 रुपया लग जाएगा, पर कोई बात नहीं। माँ ने नन्हे से कहा था कि जो लोग धरना देने के लिए आएंगे उनके चाय नाश्ते का भी थोड़ा प्रबंध कर दे। नन्हे उलसित सा था, पर शिखा उदास सी चुप सी। सारा दिन रह रहकर उसे बब्बल दीदी की याद आती रही। वह माँ के आसपास ही मंडराती रही। माँ नन्हे की योजनाओं में पूरी तरह डूबी रही। पता नहीं किस उम्मीद ने उसे बल दे दिया था। शिखा भीतर से आहत महसूस कर रही थी। बब्बल दी तो वापस नहीं आएगी ना। वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट रो ली। फिर मुंह धोकर माँ के पास आ गई। माँ का नशा भी थोड़ा उतर गया और उसका ध्यान फिर भटकने लगा। बेचारी पुन्नू का क्या होगा? हत्यारा बाप उसे क्या देखेगा? पुन्नू ठीक है माँ, तुम उसकी चिंता कहाँ ले बैठी हो? हम तो उसे देख भी नहीं सकते, मिल भी नहीं सकते। हमें याद नहीं करती होगी? बच्ची है, भूल जाएगी हमसे नहीं मिलेंगे तो। उसके घर वाले देखेंगे अब। माँ के बाद कौन देखता है बच्चों को? चाचियाँ अपने बच्चों को देखेंगी, उसे देखेंगी। अनाथ हो गई बेचारी। शिखा के पास इस बात का कोई जवाब था ही नहीं। क्या कहकर माँ को समझाती? सब कुछ तो वह जानती समझती थी। बब्बल की ससुराल के पास ही उसके कॉलेज का सहपाठी रवि रहता है। हालांकि उससे कोई खास जान पहचान नहीं है, फिर भी इस हादसे के बाद एक सहानुभूति सी सबके मन में थी। रवि को भी दुर्घटना के बारे में मोहल्ले से ही खबर मिली, जो उसने बड़ी ईमानदारी से उसे दी थी। बब्बल को बहुत कम लोग जानते थे। केवल आस पड़ोस के ही 2-4 लोग उसको पहचानते थे। किसी ने उसे बोलते तक नहीं सुना था। वह रही भी कितनी थी ससुराल में। पहले ही साल के बाद तो वह मायके लौट आई थी और वहीं पुन्नू भी पैदा हुई। फिर 1.5 साल बाद उसे वो लिवा भी ले गए। इस बीच बाबूजी रिटायर हो गए थे और ऊपर से बब्बल और बच्ची का खर्चा। शिखा कितना चाहती थी कि दीदी को उनकी तंगी का आभास ना हो, पर कब कौन सी बात से नंगी चमड़ी दिख जाती कोई छुपा नहीं पाता था। बच्ची की किलकारियों के साथ बब्बल की दबी सहमी हंसी कितनी बदरंग होती जा रही थी, और बब्बल कितना निरर्थक लगने लगा था उसे अपना जीवन। ऐसे जीवन का कहीं भी जी लिया, कैसे भी जी लिया, या ना भी जिया। बब्बल यही सोचकर मूक रह गई थी। बस किसी से कुछ नहीं कहा। जब वो लिवाने आए तो चुपचाप चल दी और फिर मरते दम तक उफ नहीं की। बरामदे में धूप का एक टुकड़ा रह गया था बस। सूरज दूसरी दिशा को कूच करने लगा और माँ वही कोने में चौकी डालकर ऊँघती सी अनमनी बैठी है, सारी दुनिया से बेखबर। तुमने खाना नहीं खाया माँ? शिखा ने आवाज़ लगाई तो माँ चौंकी। डिब्बे में जो रोटियां सुबह
शिखा बनाकर रख गई थी वे अनछुई पड़ी थी जस की तस। शिखा क्या कम घायल हुई है इस दुर्घटना से? पर सब अपनी अपनी तरह से शोक मना रहे हैं। माँ गुमसुम बैठी रहती है। बाबूजी कभी कभी बड़बड़ाकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। नन्हे हर क्षण एक आक्रोश से भरा गुस्से से तना रहता है और सारा सारा दिन पुलिस के चक्करों में भटकता रहता है। शिखा के हिस्से में जो काम आता है वह है सारी अव्यवस्थित और असंतुलित स्थिति को संभालना, सबके खाने पहनने का ध्यान रखना, और किसको होश है कि वह देखे रसोई में क्या बचा है, क्या बनाना है। जो बन जाता है सब चुपचाप खा लेते हैं, पर किसी को अवकाश कहाँ है ये देखे शिखा ने कब क्या खाया। शिखा को अपनी स्थिति पर बेजार रोना आता है, पर किसी को क्या पता वह कब कहाँ बैठकर अकेले में रो लेती है। थाली को रोटी में परोसकर शिखा माँ के पास आ बैठी। खाना क्यों नहीं खाती हो माँ, हम सब भी तो सब कुछ कर रहे हैं। कहते कहते शिखा की आंखें भर आई। माँ ने उसकी ओर भरपूर ताका, थाली हाथ में ली और यूं ही बैठी रही। हाथों में एक बार थोड़ी हरकत हुई, फिर उन्हें ढीला छोड़ बेबसी से शिखा की ओर देखने लगी। रख दे, अभी थोड़ी देर में खा लूँगी। शिखा जानती है वह थोड़ी देर कितनी देर होती है। अब इस वक्त माँ से कुछ भी कहना बेकार है, वह नहीं खाएगी ये जानती है। चुपचाप थाली उठा रसोई में रख कपड़े बदलने चली गई। फिर माँ के पास ही चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर आँखों पर बाँह रखे यूं ही पड़ी रही। आँखों की नमी से बाँह गीली हो गई तो उसने चुपचाप आँखें पोंछ डाली। इधर ऊपर आ जाओ माँ, अब धूप नहीं रही। माँ चुपचाप उठकर चारपाई पर आ बैठी तो शिखा अंदर से शाल ले आई। माँ, आज तुम्हारा और भैया का बहुत बड़ा इंटरव्यू छपा है अखबार में। माँ एक बार आंखें शिखा के चेहरे पर टिका देती है। क्या लिखा है? महिला समिति वालों ने तो बड़ी मेहनत की है, एक ही बात को कई पहलुओं से जांचा परखा लगता है। अध्यक्षा ने तो भैया को बहुत आश्वासन दिया है कि अपराधी को किसी कीमत से पर बचने नहीं दिया जाएगा, पर एक ही बात की मुश्किल है, दीदी के पड़ोसी अब गवाही देने को तैयार नहीं हो रहे। माँ चुप हो गई। एक निराशा घिर आई ढलती सांझ के साथ। तभी हाथ में अखबार लिए नन्हे आया और तेजी से माँ की ओर बढ़ा। शिखा ने हाथ से बरस दिया तो नन्हे रुक गया। फिर पास आकर बोला, क्या बात है? कुछ नहीं, लेख छपा है, यही बताने जा रहे थे ना। हाँ, नन्हे थोड़ा शिथिल सा हो आया। माँ जानती है। क्या फ़ायदा, कुछ होने वाला हो तो बताओ, वरना दुखी हो जाती है ना माँ। अच्छा शिखा, ये नहीं हो सकता कि तुम रवि से बात करो, वह भी तो गवाही दे सकता है। शिखा के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं आया। कह नहीं सकती, वारदात के समय तो वह मौजूद था नहीं, सुनी सुनाई बात ही जानता है वह अगर कह दे कि वह वहीं मौजूद था। जब पड़ोसी को कोई खबर नहीं तो दूर से रहने वाला आदमी क्या बता सकता है? फिर दीदी की डाइंग स्टेटमेंट, वो तो दीदी की है ही नहीं। दीदी पढ़ी लिखी थी, अंगूठा क्यों लगाएगी? दीदी उस समय पेन नहीं पकड़ सकती थी, इस बात को कैसे झुठलाओगे? उनके पास गवाह होंगे इस बात को साबित करने के लिए। तुम्हारे पास क्या है? इतना सारा झूठ सब कैसे हजम कर जाते हैं? खींचता रहा नन्हे। तुम जो कह रहे हो वही सच है, ये कौन जानता है भैया? क्या मालूम दीदी ने पुन्नू की खातिर जीजाजी को बचाने के लिए झूठ बोला हो। नन्हे चौंक जाता है, फिर शिखा को देखने लगता है। ऐसा भी हो सकता है शिखा? यही तो महिला समिति वाले कहते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जितने सबूत जुटा सकें हमें मदद करेंगे। इसमें समिति वालों को सहयोग मिले तभी तो कुछ हो सकता है। बात को दबा ना दिया जाए, ये काम तो समिति वाले करते हैं, पर सबूत जुटाने में तो घर वालों और पड़ोसियों को ही सहयोग देने की ज़रूरत होती है। नन्हे शिथिल स्वर में बोला। उनके पास उतना वक्त नहीं होता, और भी कई केस होते हैं हमारे जैसे। जिसकी रिपोर्ट बढ़िया बन जाती है उसे ज़ोर शोर से ले जाते हैं, पर जिसका कुछ निकल ही ना रहा हो उस पर कितना वक्त बर्बाद करें वो लोग। कल कितनी देर तो बैठा रहा बाहर, फिर अध्यक्षा उन लोगों के साथ चली गई जो
2 घंटे से बाहर बैठे थे और वह भी मर्डर केस था। स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना था। हम लोग भी उसी वक्त समिति की सहायता ले लेते तो पुलिस में रिपोर्ट तक तो इतनी देर से लिखी गई। तब तक तो सब कुछ सावधानी से कर चुके थे। दोनों हताश से महसूस करने लगे। अभी बाबूजी भी इधर से घूमकर आते होंगे और पूछेंगे क्या हुआ। शिखा उठकर रसोई की ओर चल देती है। नन्हे बाथरूम में घुस जाता है। अब शिखा को विश्वास हो ना हो, सच तो बदल नहीं जाएगा। बब्बल के पति का दूसरा विवाह तय हो गया था। शिखा बड़ी तिलमिलाई। नन्हे का पारा हाई हो गया। माँ बाबूजी को तो बताया ही नहीं गया। फिर बड़े संयत ढंग से फैसला किया गया कि लड़की वालों को आगाह किया जाए कि वे क्या भूल करने जा रहे हैं। शिखा का ही जाना तय हुआ। वह जर्नलिस्ट बनकर ही घुस पाई थी अंदर से। फिर उस घर वालों ने उसकी बहुत खातिर की। अपने ही विरुद्ध शिखा को कितना कुछ सुनने को मिला। यही कि बब्बल को उसके माँ बाप ने शादी के बाद पूछा तक नहीं था। बब्बल बड़ी भली लड़की थी और पति पत्नी की बहुत अच्छी निभ रही थी। अब भी उसकी बच्ची को वही रखे हुए हैं। नाना नानी ने पूछा तक नहीं है आज तक। यहाँ तक कि लड़की के मरने की खबर मिलने पर भी इतने देर तक लाश रखनी पड़ी माँ बाप के लिए। वे इतनी देर से पहुँचे। शिखा ने जब ये पूछा कि ये क्या वह जानते हैं कि उनके भावी दामाद पर हत्या का आरोप है और तहकीकात चल रही है, तो लड़के के पिता ने बड़े संयत स्वर में बोला, ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई केस वेस नहीं बन रहा। फिर धीरे से बोले, कौन बनाएगा केस, एक छोकरा सा है, वह भी बड़ा उतावला, क्या कर लेगा। फिर हमारा दामाद पुलिस में है, कुछ होगा तो संभाल लेंगे। शिखा के शिराओं में खूब जम गया। अपने 30 साल पार की बेटी को बिना दहेज देने में आतुर बाप कितना संतुष्ट और निश्चिंत था, शिखा को आश्चर्य हो रहा था। और वहाँ से लौटने के बाद से घर में मुर्दनी छाई हुई है। नन्हे सो नहीं पा रहा और बार बार उठकर पानी पिए जा रहा है। अभी भी बाहर ठंड में खड़ा है, बिना बदन पर कोई कपड़ा पहने। शिखा धीरे से उठी, बाहर निकल आई। यूं क्यों खड़े हो बाहर, अंदर चलो भैया। शिखा ने नन्हे के कंधे पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा नन्हे, फिर शिखा के कंधे पर रखे हाथ को अपनी हथेलियों में ले लिया। शिखा, बब्बल को किसी ने मार डाला, हम सब कुछ भी कर नहीं सके। कल को कोई मुझे या तुझे भी कुछ कर डाले तो क्या कर लेगा कोई, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह अपनी अपनी सलाखों के पीछे किस तरह कैद हैं हम लोग। नन्हे का स्वर भीग गया। शिखा एक बार सिहरी, उसकी भी आंखें नम हो गई। चलो भैया अंदर चलो कहकर फिर बुत बनी खड़ी रही। फिर हौले से बोली, अब माँ बाबूजी को भी तो संभालना है। थके हुए पाँव से दोनों कमरे की गर्माहट में लौट आए। अपनी अपनी चौहद्दियों में कैद हो सोने की कोशिश करने लगे। बाहर की ठंड से तो आखिर बचना ही था।